नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो 2023 में हमारा पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप इसके माध्यम से जो नेट से या अन्य किसी जो हमारे साहित्य के जो पेपर हैं उनसे संबंधित कोई भी सूचना हमारे चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उन पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। पहली यूनिट से प्रश्न है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। ऑप्शन ए है खालिक बारी, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी चंदायन और ऑप्शन डी मृगावती। तो जो इसका राइट आंसर है वो खालिक बारी है, खालिक बारी। तो हमारा राइट आंसर होगा खालिक बारी में अवधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो ये रचनाएं भी हमें याद रखनी होंगी कि खालिक बारी किसकी रचना है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती किसकी है। तो ये हम याद रखेंगे। जो इसका राइट आंसर है वो खालिक बारी। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। इसमें हमसे पूछा है जो राजभाषा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई। तो जो राजभाषा आयोग है उसकी स्थापना 7 जून, जो हमारा चौथा आंसर है 7 जून 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1955 में। अगर हमसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये हम याद रखेंगे 14 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंक द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं तो उनके द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ है वो किस प्रकार की रचना है, ये हमसे इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है निबंध। तो जो ठेठ हिंदी के ठाठ है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है उपन्यास। किस प्रकार की विधा है तो उपन्यास। ठेठ हिंदी के ठाठ क्या है, उपन्यास है। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंक का। तो अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो हमसे पात्र दे रखे हैं, उन पात्रों का हमें इन कहानियों में मिलान करना है कि कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो जो ऑप्शन जो हमारा पहला पात्र है वो है किरण, लक्ष्मा, अनीता और शामनाथ। और ये कहानियां दी हुई हैं राही, कानों में कंगना, चीफ की दावत और कोशिका घटवार। तो जो किरण पात्र है वो किसकी है, तो किरण पात्र है वो कानों में कंगना, ए का 2। लक्ष्मा है वो कोशिका घटवार, ऑप्शन 4। और जो अनीता है वो राही, ऑप्शन 1। और जो डी है हमारा श्यामनाथ, चीफ की दावत। तो ए का 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो अगला हमारा प्रश्न है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया गया। उदंत मार्तंड जो हमारा समाचार पत्र है वो जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किस विद्वान को दिया गया। तो ऑप्शन ए है राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी है ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी है नारायण दत्त, ऑप्शन डी है भगवती चरण चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, ये काव्य शास्त्र से प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स जो 1978 में प्रकाशित हुई किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो ऑप्शन ए है प्लेटो एवं अरस्तु, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ एवं कोलरिज, ऑप्शन सी है इलियट एवं रिचर्ड्स, ऑप्शन डी है क्रोचे एवं मैथ्यू अर्नाल्ड। तो जो लिरिकल बैलेट्स है काफी महत्वपूर्ण ये रचना है, लिरिकल बैलेट्स जो 2 रचनाकारों ने मिलकर लिखी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा
तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर ये रचना लिखी थी 1978 में। तो प्लेटो की अगर हम रचनाओं की बात करें तो प्लेटो ने लिखी थी द लॉज, रिपब्लिक और इयोन। इयोन, इयोन, द लॉज और रिपब्लिक, ये प्लेटो की हैं। तो इसे हम इनको सभी रचना जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के वो हैं, इनकी रचनाओं को हम याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की। अगला प्रश्न है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो हमें ये पंक्ति दी हुई है और हमें बताना है कि ये पंक्तियां किस उपन्यास की हैं। तो ऑप्शन ए है झूठा सच, किसका है? यशपाल का। ऑप्शन बी गोधान, प्रेमचंद का। ऑप्शन सी महलाचल। ऑप्शन डी जिंदगी नामा। तो जो इसका राइट आंसर है वो प्रेमचंद का जो गोधान उपन्यास है 1936 में जो लिखा गया था, 1936 में। उन्नीस सौ छत्तीस में इसकी रचना हुई थी। तो इसकी पंक्तियां हैं ये कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। तो ये गोधान उपन्यास का। और जो झूठा सच उपन्यास है ये 1958 में प्रकाशित होता है। यशपाल गद के द्वारा रचित है ये 1958 में। 1958 में। तो अगला हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन ए हैबरमास, ऑप्शन बी ल्योतार्ड, ऑप्शन सी गोवात्री, ऑप्शन डी मदन स्वरूप। तो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी लियोतार्ड। लियोतार्ड ने जो वैज्ञानिक ज्ञान और व्याख्यान आख्यान में विरोध और द्वंद्व है उस पर विचार अपना व्यक्त किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किसके द्वारा कहा गया? मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता की बात क्या। तो ये जो चंद्रगुप्त नाटक से ये पंक्तियां हैं, ये हमसे पूछा गया है कि किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। ऑप्शन ए है अंबिक, ऑप्शन बी है दांडाइन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है सिंहरण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके अंदर अगर हमसे पूछे कि कितने अंक हैं, तो चंद्रगुप्त में कितने अंक हैं? 4 अंक इसमें दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त में 4 अंकों का वर्णन किया गया है, और जो ये पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा? सिंहरण के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। इसको हम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है चंद्रगुप्त। इसके पात्रों को भी हम याद रखेंगे। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि पात्रों के नाम देकर पूछेगा कि ये पात्र किस नाटक से हैं, तो उनके पात्रों को भी हम याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सिंहरण। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। तो जो इस संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनसे हमें मिलान करवाना है। तो जो श्री संप्रदाय के रचनाकार हैं वो कौन है? अगर हम बात करें तो श्री संप्रदाय के रचनाकार हैं रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के जो रचनाकार हैं वो हैं माधवाचार्य, और जो रुद्र संप्रदाय के रचनाकार हैं वो हैं विष्णु स्वामी, और जो सनकादिक संप्रदाय के रचनाकार हैं वो निम्बार्काचार्य। तो ए का क्या है? ए का एक किसमें है? ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 में। 1 और 3 में क्या है? ए का 1 दिया है, तो हम बी ऑप्शन पे बात करें, ब्रह्म संप्रदाय
माधवाचार्य, माधवाचार्य किस में है? बी का 2, तो बी का 3, बी का 3 अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 में है बी का 3। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो श्री संप्रदाय के रचनाकार है वो है श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और संकादिक के निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं? जो कविता है सतपुड़ा के जंगल, उनमें जो कविता में जंगल के संबंध में हमारे सम्मुख विशेषण रखे गए हैं कुछ, तो उनका किस किस विशेषण का प्रयोग उस कविता में किया गया है वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए है जगमगाते जगे जागे, ऑप्शन बी है नींद में डूबे हुए से, ऑप्शन सी है चिलचिलाते जले, ऑप्शन डी है घिनौने घने, ऑप्शन ई है कंप से कनकने। तो जो सतपुड़ा के जंगल कविता है उसके अंदर किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बी, डी और ई जो है, बी नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, और ई क्या है? कंप से कनकने। तो ऑप्शन बी, डी और ई इसका राइट आंसर होगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल वह मसाल बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से है? तो ये निबंध की पंक्तियां हैं, हमें बताना होगा कि किस निबंध की पंक्तियां हैं। और अगर मैं बताऊं आपको तो ये प्रश्न है जो एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया था, इसका सही आंसर उसमें नहीं दिया गया था। जो ये पंक्तियां हैं वो हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु का निबंध है उससे ये पंक्तियां दी हुई थी, लेकिन इसमें राइट आंसर हमें नहीं दिया गया था, तो ये एनटीए ने इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया था। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरे को उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो हमसे जो अभी कथन कहा गया है कि जो एक और द्रोणाचार्य नाटक है उसमें कहा गया है कि नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। तो उसका कारण है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक है वो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षा समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो जो दोनों ही जो अभिकथन और कारण है ये दोनों ही सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन फर्स्ट, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो दोनों ही ये राइट होंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? कि जो रस की निष्पत्ति है वो जो मूल ऐतिहासिक पात्र हैं उन्हीं में ही संभव है, ये किसने माना था? तो ऑप्शन ए है भट्टलोलट, ऑप्शन बी है भट्टनायक, ऑप्शन सी है शंकुक, ऑप्शन डी है अभिनवगुप्त। तो इनमें हम याद रखेंगे जो रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में मानी वो भट्टलोलट ने मानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो भट्टलोलट इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है। जो भ्रमर गीत है सूरदास का उसमें गोपियां उद्धव को किन किन वचनों से संबोधित करती है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जोग सिखावन पांडे, ऑप्शन बी ज्ञान को महल, ऑप्शन सी मधुकर मधुमतारे तवारे, ऑप्शन डी घोष बड़ो व्यापारी, ऑप्शन ई निर्गुण नदिया मादरी। तो जो
उद्धव को वो संबोधित करती हैं वो किन किन से, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। कौन कौन से, ए, सी और डी। ए, सी और डी, जोग शिखावन पांडे और जो है मधुकर मधुतारे और डी घोष बड़ो व्यापारी। ये पंक्तियां शुरुआत की हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो इनको हम याद रखेंगे। आयो जोग शिखावन पांडे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयो जोग शिखावन पांडे और आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो ये पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से उद्धव को वो संबोधित करती हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है राग दरबारी, मैलांचल, आपका बंटी, मानस का हंस और झूठा सच। तो जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें ये लगाने हैं। तो जो राग दरबारी है वो 1968 में, ये जो इसमें दे रखा है कि कब किसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। और जो झूठा सच है वो 1958 में, मानस का हंस वो है 1972 में, आपका बंटी 1971 में, महिला आंचल जो है 1954 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी, ई, ए, सी, डी। जो ये है इसको ये डी ना होके पहले सी और डी आएगा, तो इसको एनटीए के द्वारा इस प्रश्न को भी ड्रॉप कर दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, ई, ए, सी, डी। सबसे पहले होगा बी का मैलांचल, फिर होगा झूठा सच, फिर होगा राग दरबारी और फिर होगा आपका बंटी और फिर मानस का हंस। तो इसको हम याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किसको कहा। ऑप्शन ए है नवाब बीवी ने साहनी से, ऑप्शन बी है शेरा ने हुसैना से, ऑप्शन सी है साहनी ने दाऊद खां से, ऑप्शन डी है ला बीवी ने साहनी से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नवाब बीवी ने साहनी से ये बात कही थी। नवाब बीवी ने साहनी से ये बात कही थी कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए होगा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं। जो 5 कथन दिए हुए हैं उनमें से मल्लिका के कथन हमें बताने हैं। तो पहला है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। ऑप्शन बी है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। ऑप्शन सी है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ऑप्शन डी है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ऑप्शन ई है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो अगर हमने नाटक पढ़ रखा है तो इनसे हम इनको जान सकते हैं कि मल्लिका के द्वारा कथन कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में क्या क्या दिए हुए हैं, तो बी, सी और ई। बी क्या है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। और सी क्या है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। तो ये मल्लिका के कथन है। अगला है ई, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। जब कालिदास उज्जैन चले जाता है तो जो वहां से व्यापारी आते थे उनके द्वारा वो प्रतियां, उनकी जो लिखी हुई जो पेज होते थे उनको वो इकट्ठा करती थी। तो ये ऑप्शन बी, सी और ई, जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है। जो अंधेरे में कविता है वो लंबी कविता है, उसमें काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है। ऑप्शन ए है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है सिरफिरा पागल, ऑप्शन डी है तिलक। तो बहुत से बच्चे इसको देखते ही पिता पिता देखते ही किस पे जाएंगे, तो गांधी जी पे। लेकिन और बहुत सौ ने ऐसा इसमें किया भी होगा कि गांधी जी को इन्होंने उत्तर में दिया होगा, लेकिन
गांधी जी इसका राइट आंसर नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो तिलक है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। जो तोल्स्ताय है वो भी नहीं है, गांधी जी भी नहीं है, सिरफिरा पागल भी नहीं है, और तिलक है। तिलक इसका राइट आंसर है, जिसको पिता पिता कहकर वो संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋण जल धन जल पनीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। ऑप्शन सी है ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ऑप्शन ई है दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। तो इनमें से हमें सही बताना होगा कि कौन कौन से सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ए सी डी। तो ए सी डी में हम देखते हैं ऋणजल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, तो ये सही होगा। और जो सी है ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। तो साहित्य कोश के संपादक कौन थे? रामकुमार वर्मा, ये याद रखेंगे। इसके बाद है डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ए सी और डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा से लगभग हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आवारा मसीहा को तो आप अवश्य पढ़ लीजिए। इससे तो लगभग प्रश्न हर बार नेट में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। ऑप्शन बी गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। ऑप्शन सी है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। ऑप्शन डी देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। ऑप्शन ई है शरद चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रथम नाथ भट्टाचार्य को रुपये दिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, बी सी डी। बी में गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। और जो सी है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। तो जो बड़ी दीदी कहानी उन्होंने लिखी तो उस समय जो उनका प्रकाशन हुआ बड़ी दीदी का, तो शरद चंद्र रंगून में थे। ऑप्शन ई है शरद चंद्र ने ऑप्शन डी है देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष थी। तो हमसे पूछ लेगा कि आगे हमसे पूछ सकता है कि जो देवदास शरद चंद्र ने लिखा तो उसकी आयु कितनी थी? तो 17 वर्ष की आयु उस समय थी। अगला हमारा प्रश्न है स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? यूनिट पहली से जो प्रश्न पूछा गया है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो जिसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन की अगर हम बात करें जिनको बोलते समय ज्यादा बल हमें ध्वनि पर देना पड़े, तो वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जैसे स, य, न, झ। तो झ जो है झ, इस पे हम ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा जोर देना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? झ। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। तो इनका जो संपादक किस किसने किया? तो चिंतामणि भाग 1 का संपादक है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया, तो 1 का 3। चिंतामणि भाग 2 है उसका जो है संपादन किसने किया? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और जो चिंतामणि भाग 3 है उसका जो है संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। और जो चिंतामणि भाग 4 है वो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, ए का 3। चिंतामणि भाग है 1 उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और जो चिंतामणि भाग 3 है उसका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने। और जो अंतिम थी चिंतामणि भाग 4 उसका संपादन किसने किया? तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, चली फगुन हट बोरे आम।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है, चरित्र है। ऑप्शन बी है, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। ऑप्शन सी है, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी है, बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन 1901 में है। और ऑप्शन ई है, शिव शंभू अपने वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुरासा मानता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए, सी और ई, ए, सी और ई इसका राइट आंसर होगा। तो ए, सी, ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि शिव शंभू वर्मा एक कल्पित चरित्र है। और जो सी है, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। तो ब्रिटिश समय के जो लॉर्ड कर्जन के समय की जो व्यवस्था थी उस पर वो व्यंग्य करते हैं। और ऑप्शन ई है, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुरासा मानते हैं। तो जो ए, सी, ई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। कल हमसे पूछा गया था कि तीसरी कसम में तीसरी जो 3 कसमें खाता है वो कौन कौन सी कसमें थी। तो तीसरी कसम कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इससे भी लगभग आवारा मसीहा, तीसरी कसम, इनसे लगभग प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इनको हम एक बार पढ़ लेंगे। तो जो ऑप्शन ए है लाल मोहर, ऑप्शन बी है पलटन दास, ऑप्शन सी है महेश्वर, ऑप्शन डी है धुनीराम, ऑप्शन ई है बेगू पटवारी। तो बी डी ई, ए डी ई, ए बी डी, ए सी ई। अगर हमने कहानी को पढ़ा है तो हम इसका आंसर बड़ी आसानी से देंगे। तो जो ऑप्शन 3 है ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी, डी क्या है, लाल मोहर, पलटदास और जो डी है धुनीराम। ए, बी, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है, मंटो मेरा दुश्मन, ये और वे, जंजीर और दीवारें, प्रेमचंद घर में। अगर इनमें से हमने एक भी पढ़ रखी है कि प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में किसकी है, शिवरानी देवी की। तो ऑप्शन डी का ए, ऑप्शन डी का ए किसमें है, 3 ऑप्शनों में दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन जो 3 है वो तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब हमें तीनों में देखना है। जो मंटो मेरा दुश्मन है तो वो किसमें, मंटो मेरा दुश्मन किसका है, तो उपेंद्रनाथ अस्क। तो ए का 3 अब 3 ऑप्शनों में फिर से दिया हुआ है। तो जो तीसरा है वो तो पहले हट गया था। तो अब ए और बी में हम देखेंगे। ए का 3, तो जंजीरें और दीवारें, ऑप्शन सी का क्या है, जंजीरें और दीवारें का तो रामवृक्ष बेनीपुरी सी का 2। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी भाग 1 का खंड, सूची 2 खंड का शीर्षक। जो शेखर एक जीवनी के ये खंड दिए हुए हैं उनका मिलान हमें करना है। जो प्रथम खंड है उसका क्या नाम था, अगर हम बात करें, जो प्रथम खंड है उसका क्या नाम था, उषा और ईश्वर, ए का 3। द्वितीय खंड है बीज और अंकुर, ऑप्शन बी का ए। ऑप्शन सी है उसका होगा प्रकृति और पुरुष, और ऑप्शन डी है उसका पुरुष और परिस्थिति। तो ए का 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इससे 2 से ही हमें ये आंसर हमें मिल जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कुवलियानंद और साहित्य दर्पण। तो जो इनके रचनाकार हैं उनका समय हमसे पूछा है। जो काव्य प्रकाश है उसकी जो रचनाकार है उनका समय कब का था, तो काव्य प्रकाश की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश की रचना कब हुई थी, 11वीं शताब्दी में। चंद्रालोक जो है 13वीं शताब्दी में, और कुवलयानंद जो है वो 17वीं शताब्दी में, और जो साहित्य दर्पण है वो 14वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य शास्त्र से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी। तो मिस कैथरीन के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो किस देश की
जो है निवासी थी। ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो जो मिस कैथरीन थी वो किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो उपन्यास में जो है आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा में जो पूछा गया हमसे कि मिस कैथरीन कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। ऑप्शन ए है क्लिष्टव दोष, वैद नक्ताग्रह जोरी, अरद करी को बरजई हम खात। अकर्मतव दोष है मुख मैंग को देख कर विकसा मानस कंज। ऑप्शन सी है दुष्कर्मतव दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। ऑप्शन डी है गरामित्व दोष, कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ, असी देती मंजली घनिष्ठ माँ। ऑप्शन ई है अप्रतित्व दोष, हेतल बसी दुख देत है ये तेरी अनुभव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ए सी और ई। ए सी और जो है ई इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद में क्रम में लगाइए। तो ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्वंशिया। तो पहले से बाद में अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या है? कानों में कंगना, फिर है आकाशदीप, फिर है ईदगाह, फिर है परिंदे और फिर राजा निर्वंशिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो बिंदुओं पर रहा है। एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है, ये कौन कहते हैं? तो विवेक राय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, विवेक राय ने ये बातें कही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक है बघेली बोली के अन्य दो नाम है लरिया और खलताही। और कथन है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से हमें उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला दिया है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन 3 है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो पहला ऑप्शन कथन हमारा दिया है वो असत्य है लेकिन जो दूसरा कथन है वो सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं। मैला आंचल जो उपन्यास है उसकी स्त्री पात्र हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है सुहागी, ऑप्शन बी फुलिया, ऑप्शन सी मनोरमा, ऑप्शन डी आभारानी, ऑप्शन ए मंगला देवी। तो जो इसमें ऑप्शन दिए ए बी सी, ऑप्शन बी बी डी ई, ऑप्शन सी है सी डी ई, ऑप्शन ई है 4 है बी सी डी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन कौन सी महिला आंचल में स्त्री पात्र है? तो फुलिया, आभा और जो है मंगला देवी। फुलिया, आभा और मंगला देवी, ये 3 पात्र इसकी महिला आंचल उपन्यास की हैं। अगला हमारा प्रश्न है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें पूछा गया है कि झूठा सच उपन्यास है यशपाल का, तो उसमें किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। तो ये 4 शहर हमसे दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कानपुर। कानपुर का जिक्र इसमें नहीं किया गया है और तीनों जो शहरों का वर्णन इसमें किया गया है, जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का इसमें जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। ऑप्शन बी है पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। ऑप्शन सी है पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर चाहते थे। ऑप्शन सी है पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। ऑप्शन ई है पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वतंत्रतावादी कविताएं लिखी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पहला हमारा सही होगा, ए बी और सी है जो वो सही होगा। तो हमारे शुरू के 3 जो है ए बी सी ये सही है अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में, जो है कि हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सबसे ज्यादा लिखा, ये सही होगा। और पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी।
ऑप्शन सी है पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर चाहते थे। और ये तीनों ही आप ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। तो ऑप्शन ए है रीति शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था। ऑप्शन बी है दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन सी है आचार्य रुद्रट ने रीति शब्द को संघटना बताया। ऑप्शन डी है भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। ऑप्शन ई है हृदय के रागात्मक भावों के अभिव्यक्ति करने वाली रीति गौड़ी रीति है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए बी सी, जो पहला हमारा उत्तर है वो सही हो जाएगा कि जो रीति शब्द का सबसे पहला प्रयोग है वो किसने किया था, तो आचार्य वामन ने इसका सबसे पहला प्रयोग किया था। और जो दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया था, तो मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था, आचार्य दंडी ने। और जो तीसरा है आचार्य रुद्रट ने रीति शब्द को संघटना बताया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे, ए बी और सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नीचे दिए दो कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, तो उसमें हमें सही बताना होगा। कथन अभिकथन है यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। जो कारण है यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी होती है। तो उपयुक्त कथनों में से हमें सही कथन का चयन करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पहला ही हमारा इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कहानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल पान की बेगम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। हमसे पूछा गया है कि जो बिरजू की माँ है वो टीसन वाली किसे कहकर संबोधित करती है। ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी लरेना की बीवी, ऑप्शन डी राधे की बेटी सुनरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो जंगी की पतोहू। जंगी की पतोहू को वो टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ण विन्यास वक्रता, ऑप्शन बी पद पूर्वार्ध वक्रता, ऑप्शन सी पद परार्ध वक्रता, ऑप्शन डी वाक्य वक्रता। तो जो मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता क्या है, शब्द के प्रारंभ में उत्पन्न वक्रता या यूं कहें कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को ही पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। जो मूल धातु से संबंधित वक्रता है उसको ही पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। इसके भी 8 भेद हैं। रूढ़ी, वैचित्र्य वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता और विशेषण वक्रता, समवर्ती वक्रता, विकृति वक्रता, लिंग वैचित्र्य वक्रता और क्रिया वैचित्र्य वक्रता। तो ये चीज हमें पढ़नी होंगी और जो इसका राइट आंसर होगा वो पद पूर्वार्ध वक्रता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। ऑप्शन ए इंद्रवर्जा, ऑप्शन बी द्रुत विलंबित, ऑप्शन सी शार्दुल विक्रीडित, ऑप्शन डी कनकमंजरी, ऑप्शन ए मंदाक्रांता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो द्रुत विलंबित। ऑप्शन बी इसका जो ऑप्शन 2 है हमारा वो इसका सही होगा कि बी, सी और ई। तो बी, सी और ई प्रिय प्रवास किन छंदों में लिखी गई है, तो द्रुत विलंबित और शार्दुल विक्रीडित और मंदाक्रांता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि जो प्रिय प्रवास है वो द्रुत विलंबित और शार्दुल विक्रीडित और मंदाक्रांता छंदों में लिखी गई है। अगला हमारा प्रश्न है गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्षों का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने की सफलता मिलती है। ऑप्शन सी है इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। ऑप्शन डी है इस कहानी में पूर्व दीप्ता शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ई है गैंग्रीन के रोगियों की अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा।
ऑप्शन बी में क्या है, बी और सी और ई। तो बी, इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्य वर्ग के जीवन की विषमताओं का चित्रित करने में सफलता मिली है। और ऑप्शन सी है, इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता को, एक रसता को चित्रित किया है। और ऑप्शन ई है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने का जो सूचना है वो जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती हुई इसमें दिखाई गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नैन चूही जस महुवट नीरू नागमती वियोगखंड की इस पंक्ति में महुवट का सटीक अर्थ, महुवट का इससे में हमें अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए है महावत, ऑप्शन बी है महकतावट, ऑप्शन सी है माँ की जड़ी, ऑप्शन डी है महावट। तो जो माँ की जड़ी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। महावट क्या होती है, माघ में जो सर्दियों की जो वर्षा होती है उसको जो है मावट की वर्षा कही गई है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1911। तो जैसे चंद्रदेव और 1904, जैसे 4 और 1904 में ही चंद्रदेव, जैसे चंद्रदेव और 1904 से याद रख सकते हैं हम कि 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें जो है कहानी प्रकाशित होती है। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? तो ये निबंध की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए है शिव शंभू की चिट्ठी, ऑप्शन बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन डी है उर्जाग मुसाफिर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे पंक्तियां ली गई हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। ऑप्शन बी है, उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। ऑप्शन सी है, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन डी है, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंध का हिंदी में अनुवाद किया। ऑप्शन ई है, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ए सी और ई। ए सी और ई इसका राइट आंसर होगा कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है और निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। और ई, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तमस उपन्यास के हमसे पात्र पूछे गए हैं। तो तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं इसमें? जो ऑप्शन सी है, हरनाम और हयात बख्श और देवदत्त। तो सी डी और ई इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सी डी ई, जो हरनाम सिंह है और हयात बख्श है और देवदत्त इसमें तमस उपन्यास के पात्र बताए गए हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी ए डी सी ई, जो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा कि सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, फिर जो है भाषा और समाज, फिर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद, और फिर प्राचीन भारत के भाषा परिवार। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद में लगाइए। जो कामायनी में सर्ग दिए हैं पहले तो वो याद रखने होंगे कि हमें कितने सर्ग हैं। तो इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। तो इन 15 सर्गों को हम सीक्वेंस से याद रखेंगे कि श्रद्धा, जो हमारा सर्ग है इसमें श्रद्धा और ईड़ा हमारे सर्ग लगाए गए हैं। तो 15 सर्गों को हम याद रखेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 है, ई बी डी ए सी। सबसे पहले श्रद्धा, फिर काम, फिर लज्जा, फिर कर्म और फिर ईड़ा। तो ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी के 15 सर्गों को हम याद रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, बहुब्रीहि समास, उसके 4 उदाहरण दिए हैं, उनको हमें मिलाना है। तो जो तत्पुरुष समास है वो क्या है? तत्पुरुष समास में अगर हम बात करें चक्कर पाणी, चक्कर है पानी जिसके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4। द्वंद्व समास, द्वंद्व में जिसमें जोड़े आए लव कुश, लव और कुश, तो जो बी का 1, दोनों पद जिसमें प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास क्या होगा? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। अविभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, तो ऑप्शन सी जो है इसका 3, यथा जो है शिवालय, ऑप्शन सी का यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ऑप्शन डी है वो शिवालय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4 नंबर, जो उत्तर है इसका सही होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। समास हमसे पूछे हैं तो उनको उनके उदाहरणों से मिलान करना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में दूसरे कारण से सही का चयन करना है। जो अभी कथन है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुना बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के होते हुए बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो जो इसका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सही हैं। जो आपका बंटी उपन्यास उसमें ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, जो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर है जो ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव की यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो जो अगर हमने इस निबंध को या पढ़ा हुआ है कि जो शिवरानी देवी है उन्होंने ये निबंध लिखा है प्रेमचंद के बारे में, जो प्रेमचंद के घर में जो उपन्यास वो है निबंध इनका प्रेमचंद घर में, तो वो है शिवरानी देवी का। उसकी ये पंक्तियां हैं कि हम दोनों एक ही नाव की यात्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। तो जो मानस का हंस उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने, तो उन्होंने किन किन पुस्तकों का इसमें सहारा लिया है? ऑप्शन ए तुलसी काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी तुलसी आधुनिक वातायन से, ऑप्शन सी लोकवादी तुलसीदास, ऑप्शन डी काशी का इतिहास, और ऑप्शन ई जो है अकबर। तो जो ऑप्शन डी है हमारा 4 नंबर, वो इसका राइट आंसर होगा। तो कौन कौन सी पुस्तकें थी? ए, डी और ई, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। इन तीनों पुस्तकों का सहारा अमृतलाल नागर ने जो मानस का हंस है उपन्यास लिखा है उसमें इन तीनों पुस्तकों का सहारा उन्होंने लिया है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो उसमें पूछा गया है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो जो ऑप्शन ए है तमस, ऑप्शन बी है झूठा सच, ऑप्शन सी है जिंदगीनामा, ऑप्शन डी है शेखर एक जीवनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा जिंदगीनामा। जिंदगीनामा जो उपन्यास है उसमें जो है बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देनी जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कही गई? तो ऑप्शन ए है करमवीर, ऑप्शन बी है सत्यवीर, ऑप्शन सी है दुर्जन सिंह, ऑप्शन डी है सिपाही। तो जो सत्यवीर है इसमें बकरी में जो नाटक है उसमें सत्यवीर की एक कथन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सत्यवीर। अगला प्रश्न है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी है मिश्र बंधु। तो जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हमारा, सही उत्तर इसका क्या है? तो ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा एक कथन कहे गए हैं कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चम्मा नाम की जो पात्र है उनका किसके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ऑप्शन ए है शरत चंद्र, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी रमणिका गुप्ता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के जो जीवन में है चम्मा पात्र है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थानों को पहले से बाद में लिखिए। तो जो ये संस्थान दिए हैं इनकी स्थापना कब पहले किस संस्थान की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना होती है 1828 में। तो सबसे पहले डी ऑप्शन किस में है, 1 और 2 में। तो उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज। आर्य समाज की शायद स्थापना होती है 1867 में या ऐसा कुछ करके है। तो ऑप्शन ए इसका सही जो है, इसके बाद होगा डी के बाद ए नहीं, डी के बाद फिर होगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, फिर होती है आर्य समाज की डी ई ए। इसमें बी ऑप्शन जो है DEA, और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी बी, और फिर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वर ध्वनि के बारे में हमसे पूछा गया है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, कि स्वरों के बारे में क्या है कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर कितने हैं, तो 10 स्वर माने गए हैं। और जो सी है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। और अंतिम है, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो हर्ष और दीर्घ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए, तुलसीराम के गांव का नाम 12 गांव था। ऑप्शन बी, सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। ऑप्शन सी है, बाबा हरिहरदास ने तुलसीराम का नामकरण किया। ऑप्शन सी है, कलकत्ता जाकर बलूम ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। ऑप्शन ई है, बाबा को पांव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया था। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो सही एंटी ने नहीं दिया है, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब इसमें चारों ही ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। क्रिया के बारे में क्या सही है वो हमें बताना है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी है, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। ऑप्शन ई है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो ये 5 ऑप्शन हमारे सम्मुख थे, उनमें से हमें सही बताने हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी, सी और ई। बी, सी, ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि बी, सी और ई। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त कर देती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। और जो सी है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और ऑप्शन ई है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है। जो क्रिया का मूल अंश होता है वो क्या कहलाता है, धातु। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये नाटक और उसके पात्र दे रखे हैं, तो उनका मिलान कर चंद्रगुप्त नाटक के जो पात्र हैं वो हैं हमारा नीला और लीला पात्र हैं वो चंद्रगुप्त की हैं, इनको याद रखेंगे। ए का 4, तो जो ए का 4 हो किन किन में है, ऑप्शन 2 और 3 में 4 है। अंजो दीदी की अगर बात करें, अंजो दीदी में कौन सा पात्र है, तो मुन्नी, ऑप्शन ए। तो बी का ए, तो बी का ए किसमें है, सी और डी में। डी हमारा पहले गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे हमारे देखिए सी का 2, जो बकरी है, बकरी का जो पात्र है वो कौन है, राम। राम होता है वो बकरी का पात्र है। और स्कंदगुप्त का है जयमाला। महत्वपूर्ण पात्र है, इनको याद रखेंगे। चंद्रगुप्त की लीला, अंजू दीदी की मुन्नी, बकरी की राम और स्कंदगुप्त का जयमाला। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। ऑप्शन बी है, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ऑप्शन सी है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन डी है, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। ऑप्शन ई है, दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या है, ए सी ई। ए क्या है, जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। बिल्कुल सही है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने दलितों की आवाज को ऊपर उठाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था और जो इनकी भूमिका को इसमें रेखांकित करने का कार्य किया था। और जो ऑप्शन सी है वो इसका एक और सही होगा कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो हमसे पूछेगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा राव फुले ने, हम इसको याद रखेंगे। अगला है ऑप्शन ई, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। जो समाज के अंदर जो उनका शोषण हो रहा था उन सभी घटनाओं को क्या है, जो आत्मकथाएं हैं वो उनके यथार्थ को प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना के संबंध में कोलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोलरिज ने दिया था। इसको हम याद रखेंगे। तो उनके कथनों पर हम विचार करेंगे तो उनमें पता लगाना है कि कौन कौन से सही है। कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कोलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। ऑप्शन सी है, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। ऑप्शन डी है, मुख्य कल्पना इच्छा चालित होती है। ऑप्शन ई है, मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए, बी और सी जो है तीनों सही हैं। ए, बी और सी की जो कल्पना है, कल्पना को कोलरिज ने ऐश्वर्य शक्ति माना और जिसका गुण है सृजन। सृजन के माध्यम से ही हम कल्पना कर सकते हैं। कोलरिज ने माना कल्पना के उन्होंने 2 भेद माने हैं कि जो है मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। एक कल्पना होती है वो जो है कवि के अंदर होती है और एक जो है मनुष्य के अंदर होती है। तो उन्होंने 2 कल्पनाओं को माना, मुख्य और गौण कल्पनाओं को। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन है, कथन में दिया है सिंदूर के होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर माहिर अली चंद्रकला और कृष्णलाल इसके मुख्य पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे से शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है ऑप्शन 4 है। 4 में क्या है कि जो कथन है पहला, सिंदूर की होली नाटक में कुल अंक 2 हैं। नाजिर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके मुख्य पात्र हैं। तो ये कथन असत्य है जबकि दूसरा कथन है वो सही है। सिंदूर की होली जो नाटक है उसकी कथा कब शुरू होती है, तो प्रातः 9 बजे बरसात होती हुई इसमें घटना दिखाई गई है कि सुबह का समय है और उसमें बरसात हो रही है। जो माहिर अली की बैठक का इसमें दृश्य दिखाया गया है और वो जो दृश्य है वो सुबह 9 बजे का है और जो इसकी अंतिम घटना है वो रात को 10 बजे समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। ऑप्शन बी, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। ऑप्शन सी है, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। ऑप्शन डी है, गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ऑप्शन ई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः स्मरण कविता में बंगाल के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी, डी, ई। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बी, डी और ई। तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा उनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं।
और जो डी है गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः स्मिरन कविता में बंगाल के प्यार छंद का प्रयोग किया था, प्यार छंद का प्रयोग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद में क्रम में लगाएं। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रानड़े के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधारक, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो जो राइट आंसर होगा वो इसका सबसे पहले होगा महादेव गोविंद रानड़े। जो गोविंद रानड़े के सुझाव हैं उसमें वो सबसे पहले ऑप्शन बी, और फिर इसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन सी जो है काका कालेलकर, और जो फिर है ई आचार्य नरेंद्र देव, और फिर है ए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है कथन हमें दिए हुए हैं। तो अभी कथन है भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऑप्शन जो इसका कारण दिया हुआ है वो है भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सफल कारण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए, जो कथन और अभिकथन है वो दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो जो राइट आंसर होगा इसका ए, सी और ई इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा, ए सी ई, ए सी और ई। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। जो धर्म के प्रति आस्था थी उसने अंग्रेजी ने उसको कमजोर कर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नई शिक्षा संस्थान खोले थे। ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है चिट्ठियां हो तो हर कोई बातें निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। तो जो ये गीत हैं जो फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है उससे संकलित किए गए हैं, चिट्ठियां हो तो हर कोई बातें। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। विद्यानिवास कृत जो मिश्र है उनके जो द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो जो 3 है 1, 2 और 4 ये तो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित निबंध हैं। जो ऑप्शन 3 है छोटे छोटे सुख ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, छोटे छोटे सुख विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। तीसरा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में लाए जाते हैं सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है। ऑप्शन ए है मैकाले, बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी हंटर। तो जो ऑप्शन डी है हंटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हजरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर कोई भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया। तो जो ऑप्शन ए है इसका श्रीपद, श्रीपद के द्वारा कहे गए ये कथन है। अंजो दीदी जो नाटक है उसके ये कथन है श्रीपद के द्वारा कहे हुए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जो
पुस्तकें दी हुई हैं उनके जो आलोचक हैं उनसे हमें उनका मिलान करना है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखी है वो है रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी तुलसीदास जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने, जो आलोचना पर लिखी गई है। और जो तुलसी काव्य मीमांसा है वो देवानु सिंह ने। और जो तुलसी आधुनिक वात्सायन से जो है वो विश्वनाथ रमेश कुंतल मेघ ने। और जो लोकवादी तुलसीदास है वो विश्वनाथ त्रिपाठी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला है देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जब्यो अवट्ठा किसने कहा? तो जो ये पंक्तियां हैं आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति, हेमचंद्र। तो जो ये पंक्तियां हैं वो विद्यापति की हैं। अवट भाषा में इसका वर्णन किया गया है। तो विद्यापति की रचनाओं के बारे में अगर पूछे तो कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्तिपताका और पदावली, ये जो हैं इनकी पुस्तकें हैं, कीर्तिलता और पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। तो इनको याद रखेंगे। तो ये राइट आंसर होगा इसका विद्यापति। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण है कि गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण है गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कालावधि का साहित्य इतिहासक वर्णित है? तो जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये शायद रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसका जो समय पूछा है 700 से 1400 ईस्वी, 693 से 1693 ईस्वी, 1000 से 1600 ईस्वी, 950 से 1700 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है 693 से 1693 ईस्वी तक, जो इसमें साहित्य का जो वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनारसीदास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकहानी मानी जाती है, आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रशीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। कस्तूरी कुंडल बसी प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर। 3 में क्या है ए बी ई, ए बी और ई। बनारसी दास जैन द्वारा जो अर्धकथानक उनकी आत्मकथा है वो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी गई है, बिल्कुल सही है। और जो मलिहाबादी की जो है यादों की बारात, अमृता प्रीतम की है रशीदी टिकट और जो हंसा वाडेकर की है सुनो सुनाती हूँ, ये अनुदित आत्मकथाओं का उदाहरण है। और जो है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक से किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो जो ऑप्शन है मालिनी, देवसेना, कमला और देवकी। तो जो देवसेना के द्वारा ये कथन कहे गए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल जो अध्यापिका है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को धारण करते हुए ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि जो औचित्य के कितने भेद, तो ऑप्शन है 20, 26, 28 और 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। 27 जो है औचित्य के भेद उन्होंने निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है
अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने कहा? राम की शक्ति पूजा है उसमें ये किसने कहा है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति? तो ऑप्शन ए है राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। तो ये राम ने विभीषण से कहा था कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। ऑप्शन सी है, चूरण जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। ऑप्शन डी है, चूरण साहेब लोग जो खाता, सारा दिन सारा हिंद हजम कर जाता। ऑप्शन ई है, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सबसे पहले होगा बी ए ई सी डी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा बी ए की लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, सबसे पहला ये होगा। फिर होगा चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। फिर है कि चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। फिर है चूरण जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। और फिर है चूरण साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अभी कथन और कथन दिया हुआ है कि शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्रीनिवास श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी है। और जो कथन है, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में ही जीवित हुई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा कि जो ए और आर है वो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपूदरी, आपूदरी में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। सी है, भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निहचे भारत को अब नाश। ऑप्शन ई है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा कि ए सी और ई, ए सी और ई होगा। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र को प्रस्तुत किया गया है, ये सही होगा। और भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। और जो ऑप्शन ई है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं। तो इसका उत्तर सी होगा, उत्तर नंबर 3। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।